So hello students, now we are going to start the last chapter, that is probability of class 12th maths, right? ये हम लोगों का आखिरी चैप्टर है। सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, काइंडली अब जाना शुरू कर दीजिए। और प्रोबेबिलिटी का मैंने स्टार्ट किया है अभी। तो प्रोबेबिलिटी में आपको जो पढ़ना है, सबसे पहला चीज आपको कमांड करना है कंडीशनल, राइट? एंड दूसरा आपको कमांड करना है बेस थ्योरम पे, और तीसरा आपको कमांड करना है जो बहुत आसान है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन तरह के आपको टॉपिक्स को कवर करना है, इन्हीं तीन में से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके केस स्टडी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बनते हैं इसके क्वेश्चंस। काइंडली उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने को, लेकिन इससे सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि इन तीनों के अलावा भी आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आनी चाहिए कि हम लोग इवेंट कैसे सोचते हैं, सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं। वो चीजें आपको नहीं कवर होगी तो फिर ये चीजें समझ में नहीं आएगी। जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। मान लीजिए एक डाइस है, एक डाइस के 6 फेसेस होते हैं, लेकिन उसके तीन फेसेस पे अलग अलग कलर लगा हुआ है। लाइक क्वेश्चन है, अ डाई हुज फेसेस आर मार्क्ड विथ 1 2 3, ओके, मार्क्ड विथ 1 2 3 इन रेड। 1 2 3 को 1 2 3 जो है डाइस के ऊपर, उसको रेड से मार्क किया हुआ है। एंड 4 5 6 को मार्क किया हुआ है आपका, दैट इज ऑफ रेड के बाद आपका है ये ग्रीन कलर से, राइट? आप समझिएगा, डाइस के 6 फेसेस है, उसमें 1 2 3 रेड कलर से, 4 5 6 ग्रीन कलर से। इनका सिंपल सा चीज है जो आपको इवेंट में, बस इवेंट पूछ रहा हूं। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं दोबारा आऊंगा जब हम लोग इसके टॉपिक पे आएंगे। तो जस्ट एक इवेंट का डिस्कशन कर रहा हूं मैं। अगर मैं बोलूं कि एक इवेंट ए है, नंबर ऑप्टेन इज इवन, ठीक है। एक इवेंट ए जिसमें आपको नंबर जो है इवन होने चाहिए, तो आपका जो ए इवेंट नंबर बनेगा, इवन नंबर का इवेंट बनाओगे, ये आएगा आपके पास 2 4 6, राइट? दूसरा इवेंट है जहां पे नंबर बोला गया है आपको ऑड आना चाहिए, नंबर जो है आपका ऑड आना चाहिए। बी इज द इवेंट, नहीं ऑड नहीं है बेटा, रेड है, ठीक है। बी इज द इवेंट, नंबर ऑप्टेन इज रेड। बी इज द इवेंट, नंबर ऑप्टेन इज रेड। सो बी द इवेंट, नंबर ऑप्टेन इज रेड, राइट? आप ये समझिए कि नंबर ऑप्टेन, आपके पास एक डाइस था जिसमें 1 2 3 4 5 6 मार्क किया हुआ है, लेकिन ये रेड कलर में है और ये ग्रीन कलर में मार्क किया हुआ है। पहले इवेंट को इन्होंने बोला कि इवन नंबर का इवेंट होना चाहिए, और दूसरे इवेंट को इन्होंने बोला कि रेड कलर का होना चाहिए। तो रेड कलर का होना चाहिए, तो ले लीजिए आप 1 2 3, राइट? अब बहुत सिंपल सा सवाल मैं पूछ रहा हूं, जिसकी जरूरत पड़ती है मुझे, कि अगर मुझे यह कहा गया कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी, आप समझिएगा इस चीज को, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास ये क्या है, ये है इवन नंबर, और ये क्या है आपका रेड कलर, राइट? तो ऐसा कौन सा डाइस का नंबर होगा जो रेड कलर और इवन नंबर दोनों को कैरी कर रहा है? तो आपको ये देखना है कि दिस इज द इवन कलर, क्या इनमें से ये इवन नंबर, इनमें से क्या आपके रेड कलर का कोई पार्ट है क्या? तो दिस इज ओनली 2, तो वी विल राइट हियर 2, राइट? तो ये छोटी छोटी सोच है जिसको देखो, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जब पेपर में आए तो इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सोचने के लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करवाएगा, बहुत ट्रिकी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। लेकिन आप अगर फॉर्मेट करेक्ट नहीं बना पाएंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पे क्वेश्चन में। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, दिस, तो इसकी बात हम लोग फिर से करेंगे, जो इसका टॉपिक है उसको जब कवर करेंगे तब। आइए सबसे पहले हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी, राइट? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी। तो ये जितने फॉर्मूले हैं बच्चे, ये इक्वली लाइकली के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। जो नॉट इक्वली लाइकली होता है आपका, जो इक्वली लाइकली नहीं होता है, आप उसके एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल में जो आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको रीड आउट कीजिएगा, समझिएगा उसको, है ना। तब आपको एक समझ में आएगा कि इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली का डिफरेंस क्या है। मैं वैसे नॉट इक्वली लाइकली पे बात करूंगा यहां पे, लेकिन उसको एक ध्यान में आपको डाल दिया है कि उसके एग्जांपल्स को एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा
क्योंकि सीबीएसई अगर टेढ़ा करेगा क्वेश्चन को तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपको डाल देगा, तो वो आपके लिए थोड़ा सा सिरदर्दी बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पीबी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंडिपेंडेंटली नहीं निकालना, आपको इसके अंडर निकालना है ना। तो इसको सोचने के दो तरीके होते हैं। जैसे मैं एक सवाल से आता हूं, जैसे मेरे पास एक सवाल है, आपको क्लास में करवाया, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। ओके, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैंने लिखा है। ठीक है, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन, जैसे फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन की बात आती है तो आपके पास एक सैंपल स्पेस दिमाग में आ जाता है कि हाँ सर क्या क्या होने वाला है। तो हो सकता है बॉय बॉय हो जाए, हो सकता है गर्ल गर्ल हो जाए, हो सकता है बॉय गर्ल हो जाए, या गर्ल बॉय हो सकता है। ठीक है, ये दोनों आपको ऑर्डर रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कौन बड़ा कौन छोटा, एल्डर और यंगर की बात जब आएगी तब आपको ये ऑर्डर फॉलो करने पड़ सकते हैं। इसमें क्या है, आपका पहले बॉय का जन्म हुआ होगा तो ये एल्डर पर्सन हो जाएगा यहां पे, और ये यहां पे गर्ल एल्डर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको दोनों केसेस रखने चाहिए इसमें। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉयज? आप समझिएगा इसमें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सोचते कैसे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉय? अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है अंडर दिस, मतलब दिस विल बी द गिवन पार्ट, दिस विल बी द गिवन पार्ट। स्टेटमेंट में आपके पास जरूर मेंशन किया गया होगा कि इफ दिस इज गिवन, राइट, तो उसको हमेशा बी इवेंट कंसीडर करेंगे और जिसको निकालना होता है उसको ए इवेंट कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बोला है बोथ द बॉयज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉयज निकालना है। तो हमारा जो इवेंट बनेगा, पहला जो इवेंट बनेगा वो बॉय होगा। लाइक अगर मैंने जिसको फाइंड आउट करना, तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, बॉय, बोथ द बॉयज। क्लियर है चीज, बोथ द बॉयज ए। नाउ अब इन्होंने क्या बोला कि इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, तो आपके पास सैंपल स्पेस से आप देखो कि आपका जो ये केस है ना, ये केस है, एटलीस्ट वन इज अ बॉय का मतलब कम से कम एक लड़का होना ही चाहिए, है ना, और मैक्सिमम 2 लड़के हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आपके पास बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड बॉय बॉय, ये हमारे पास ए और बी इवेंट हमने क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब आपको मैं डायरेक्ट भी सोचना सिखाऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूला पे चलते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी निकालना है हमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी निकालना है। ठीक है, तो ए स्लैश बी निकालना है, तो इसके लिए आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है आपके पास बॉय बॉय, तो दैट इज बी एंड बी, राइट। अगर मैं इसके प्रोबेबिलिटी की बात कर लूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारे पास, दिस विल बी। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, तो यहां पे एक केस है आउट ऑफ कितने, 4 केस, तो दिस विल बी 1/4, राइट। सिमिलरली मुझे यहीं पे, क्योंकि यहां फॉर्मूले में जरूरत है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 3 केसेस हैं, 3 केसेस हैं, तो 3 केसेस हैं, मतलब है कि 3 बाई आउट ऑफ कितना 4, तो दिस इज 4। नाउ पुट इन द फॉर्मूला, दैट इज 1/4 अपॉन 3/4 एंड दिस कैंसल एंड 1/3, 1/3। ओके, सो A and B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश B is 1/3। ये हमारा फॉर्मूला के हिसाब से आंसर निकल गया। अब आपको इसको मैनुअली सोचना सिखाता हूं मैं। मैनुअली अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको जब ये पता चल गया A और ये पता चल गया B, तो आपसे सवाल यही पूछा है कि A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अंडर द कंडीशन ऑफ B, राइट। A की प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन ऑफ B क्या होगा, मतलब B फॉर द टाइम बीइंग B विल बी द सैंपल स्पेस, B इज द सैंपल स्पेस। सो हमें सिंपली इसकी प्रोबेबिलिटी इस अंडर में निकालना है, तो दैट इज 1/3। ये डायरेक्ट मेथड हो गया आपका। अगर मल्टीपल चॉइस में है तो ऐसे भी चीजों को सोच सकते हैं आप। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है, एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, तो आपके पास ये तो आपका ये तो फाइंड आउट करना है, राइट, ये कॉमन हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन जो है गिवन दिया हुआ है, एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। एल्डर चाइल्ड का मतलब पहला
जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो बॉय होना चाहिए। मतलब ये केस हो गया आपका, एक ये केस हो गया, यही दो केस है ना। तो इन दोनों केसेस की अगर हम बात करें तो अंडर दिस टू कंडीशन व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन कंडीशन, तो दिस इज ओनली 1/2। क्लियर है? आप लोग फॉर्मूला से कर लीजिएगा इसको। अब तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द की ऑफ द बेस थ्योरम, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन 2-4-5 मिनट और अभी बात कर लेते हैं। आप समझिएगा, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आसान से क्वेश्चन आएंगे, है ना। आप जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं और जितने एनसीईआरटी में मार्क कराए प्रोबेबिलिटी के को खास करके, उन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में क्या होता है बच्चे, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। पी ए इंटू पी बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये कब होता है, और एक और इसके केस निकलते हैं कि पी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए, अगर पहला इवेंट है तो पहला इवेंट इंटू पी बी अब जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये केस जब होगा तो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट, राइट, और ये केस होगा डिपेंडेंट। अच्छा, डिपेंडेंट का मतलब, इंडिपेंडेंट में और एक वर्ड यूज किया जाता है। इंडिपेंडेंट का केस का मतलब होता है विथ रिप्लेसमेंट, राइट। जब मान लीजिए किसी बैग से हमने बॉल निकाले और 2 बॉल निकाले एक एक करके, ठीक है। एक बॉल निकाला, ठीक है, बाहर रख दिया, और उसके बाद मैंने दूसरा निकाला, तो जो दूसरा निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकाले पे डिपेंड हो गया, क्योंकि वो बाहर जा चुका है, सैंपल स्पेस बदल चुका है उसके लिए, राइट। लेकिन अगर मैंने पहला बॉल निकाला और वापस डाल दिया, और फिर मैंने उससे दूसरा बॉल निकाला, तो वापस जब डाल दिया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है हमारे पास वो मेंटेन रह गया, और दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल स्पेस नहीं चेंज हुआ। इसलिए दैट इज नोन एज द, एक इंडिपेंडेंट बन जाता है, एक डिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है। ये 2 केसेस है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए एक सवाल, एक क्वेश्चन मैंने क्लास में भी आपको करवाया कि इफ अ क्वेश्चन, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया बनाने के लिए, 2 बच्चों को दिया मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन मैं पढ़ ही देता हूं, उसी को मैं डिस्कस कर लूंगा, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एबीसी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एबीसी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, है ना, एबीसी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर, इनकी प्रोबेबिलिटी है पहले वाले की 1/3, दूसरे वाले की दे रखी है उन्होंने 2/3, एंड तीसरे वाले की दे रखी है दिस इज 3/8 रेस्पेक्टिवली। ओके, ऑल ऑफ द 3 ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, किसी को छोड़ा नहीं गया है, तीनों अपने आप सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। तो साइमल्टेनियसली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट का मतलब समझिएगा, है ना, इसमें और भी बातें पूछी जा सकती हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई एक सॉल्व करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आप समझिए। मान लीजिए मैंने ए को दिया, बी को दिया और सी को दिया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व का प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली वन चाहिए मुझे, एक ही आदमी करना चाहिए एक सीक्वेंस में। कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये कर देता है तो ये उस सीक्वेंस में नहीं करने चाहिए, राइट। अगर ये कर देता है तो उस सीक्वेंस में ये और ये नहीं करने चाहिए, और अगर ये कर देता है तो उस सीक्वेंस में ये नहीं करने चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें समझते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली one of them will solve the problem, राइट। अब इसका नोटेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज द मेन पार्ट। मैंने मुझे एक से करवाना है ना, तो दिस इंटरसेक्शन दिस इंटरसेक्शन दिस, पहला अभी मैंने ए से करवाया फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। ट्राई मैंने तीनों से करवाया, लेकिन पहले केस में ये हुआ, इसका दूसरा इवेंट भी बन सकता है। बी को मौका क्यों नहीं दोगे तुम, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
सी, ये क्या हो जाएगा, बीसी ले लिया था, एसी ले लिया और ए बी ले लिया। ठीक है, ये केस बन गया। दिस इज द एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब तीनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं ना, तीनों अपने अपने क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, कहीं इंटरसेक्शन तो हो नहीं रहा है। तो अगर इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका P ऑफ A इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी नॉट प्लस पी ए नॉट इंटू पी बी इंटू पी सी नॉट, राइट, एंड प्लस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी। ओके, ये ऐसे टूटेगा आपका। अब ये टूटने के बाद आपको पता ही है कि अगर पी ए दिया हुआ इतना तो पी ए नॉट कितना होगा, पी ए नॉट क्या हो जाएगा इसका, तो दिस विल बी 1 माइनस 1/3, है ना। होने और नहीं होने के जो प्रोबेबिलिटी होते हैं उसके बीच का एडिशन 1 होता है आपका, नहीं होना प्रोबेबिलिटी प्लस होना प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1, सो दिस विल बी 1 माइनस 1/3 एंड दैट इज 2/3। सिमिलरली पी बी नॉट डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, पी बी नॉट कितना हो जाएगा 1/3, उसी तरह से पी सी नॉट कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 5/8। ओके, सो आप उसकी वैल्यूज को वहां डाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? आपको सिंपली इन वैल्यूज को जैसे जैसे आपको वहां रिक्वायर्ड है वैसे वैसे डालते चले जाइए, यू विल गेट द आंसर। दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ओके, नाउ आपसे अगर ये पूछा गया कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ना, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये पूछा गया इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट को अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के बराबर कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि दिस इज इंडिपेंडेंट। आपसे एक आध नंबर के सवाल में पूछे जा सकते हैं वेदर द फंक्शन इज इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सवाल देखो, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन बच्चे ये आपसे कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसको जरूर कर लीजिएगा। सीबीएसई में ऑल्टरनेट ईयर में कभी कभी पूछे गए हैं, तो हो सकता है सीबीएसई वालों का मन बदल जाए तो वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है, दिस इज व्हाट और दिस इज व्हाट। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, आपको ये आना चाहिए व्हेन दे आर टेलिंग ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो हमारे पास तुरंत रिलेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा बच्चे, ये है ना, तुरंत रिलेशन क्रिएट हो जाएगा यहां पे कि दैट दिस विल बी पी ए नॉट इंटू पी बी इज इक्वल्स टू 2/15। ठीक है, और उसी तरह से फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए एंड पी बी इज इक्वल्स टू 2/15, है ना, 2/15। एंड उसी तरह से जब आप इसका लिखोगे यू विल गेट पी ए इंटू 1 माइनस पी बी नॉट था ऑलरेडी, मैंने डायरेक्टली चेंज कर दिया है, दिस इज 1/6। मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला काम हो गया। अगर आप और थोड़ा सा आसान देखना चाहते हैं तो पी ए को थोड़ी देर के लिए x मान लिया करें। ठीक है, दिस इज x एंड पी बी इज योर y, सो दिस इज 1 माइनस x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2/15 हो गया, और दिस इज x इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2/15, ये 1/6 आ गया। इनको सॉल्व करने का जो मेथड है, तरीका है, सिंपल है, सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं छोटा सा, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2/15 आ गया, और उसी तरह से x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू आ गया 1/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस हो गया माइनस हो गया, ये खत्म हो गया, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 2/15 माइनस 1/6, तो 2/15 माइनस 1/6 आ गया। इसको एलसीएम ले लेंगे आप तो 30 आ जाएगा ये, और 2 दूना 4 माइनस आपके पास यहां से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो घबराइएगा मत ये कि माइनस आ रहा सर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस तो माइनस हो ही सकता है ना। ठीक है, मान लो बड़ी प्रोबेबिलिटी से छोटी प्रोबेबिलिटी से बड़ी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया हो, है ना, ये डिफरेंस माइनस हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ये आ गया। बहुत ज्यादा आपको लग रहा है तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/30 लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है ना। तो तुरंत आप क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू को निकालेंगे, यहां डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्वाड्रेटिक बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है बेटा ये सब। ठीक है, और भी सवाल है, जैसे मैं कुछ सवाल को रीड आउट करता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली उसको क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, है ना। दिस इज बेस्ड ऑन द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ओके, जैसे ये एक क्वेश्चन है आपका बेटा कि हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन द इंटरव्यू, है ना। एक इंटरव्यू के लिए हस्बैंड वाइफ जाते हैं फॉर द 2 वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट। ठीक है, एक ही पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज हैं, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड वाइफ का सिलेक्शन 1/5 है। ठीक है, तो किसका सिलेक्शन ज्यादा है? सबसे पहला सवाल मैं अगर पूछ लूं तो क्या बोलोगे, किसके चांसेस ज्यादा हैं, वाइफ का या हस्बैंड का? ऑब्वियसली बात है, वाइफ का 1/5 है, वो 1/7 है। ठीक है, 7 में से एक हिस्सा और 5 में से एक हिस्सा, कौन बड़ा होगा? तो बस सिंपल सा चीज है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ विल बी सिलेक्टेड, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, पहला केस है ये। अब आप समझिए, यहां पे पहला केस आपका बोथ विल बी सिलेक्टेड है। प्रोबेबिलिटी मैं बोल देता हूं, लिख लो इसको, है ना। 1/7 हस्बैंड का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 1/7 और वाइफ के सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/5। अब आप समझिए कि दोनों का सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, दोनों को सिलेक्ट होना है ना। तो दोनों को सिलेक्ट होना है मतलब है कि दोनों को होना है। तो दोनों को सिलेक्ट होने का मतलब हो जाएगा सिंपल, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है 1/7 और आपको जैसे मान लो दोनों को सिलेक्ट करवाना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड इंटरसेक्शन वाइफ निकालोगे एंड दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ, राइट। एंड दिस इज व्हाट, जो भी है 1/7 है और 1/5 है, मिला दिया, दिस इज 1/35 हो गया दोनों के सिलेक्शन का, राइट। दोनों को सिलेक्ट करवाना है, एनी वे सिलेक्ट करवा देना है, बात समझना। अब दूसरे केस में इन्होंने बोला कि केवल एक सिलेक्ट होने चाहिए, तो केवल एक सिलेक्ट होंगे तो एक बार हस्बैंड को करवा दो, वाइफ को मत करवाओ, और प्लस कर दो वाइफ को करवा वाइफ को करवा के हस्बैंड को मत करवाओ, है ना। तो वन ऑफ देम विल सिलेक्ट हो जाएंगे यहां पे। अच्छा, अब तीसरी बात है कि दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं गए और घूम के आ गए, है ना। दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है, अब बताओ तो ये केस को कैसे डिस्कस करोगे, कैसे समझोगे? दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है मतलब है कि दोनों के सिलेक्शन नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकाल दो, है ना, और मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो दोनों के सिलेक्शन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपका? 1/7 वाला 6/7 हो जाएगा और 1/5 वाला 4/5, दोनों को मल्टीप्लाई कर निकल गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा सोचोगे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन का मतलब है कि आपको पूरे सैंपल पेपर, पूरे क्वेश्चन पेपर में से आपको प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें देना पड़ेगा आपको टाइम थोड़ा सोचने के लिए। पेपर जो अटेम्प्ट करोगे आप, पेपर जो अटेम्प्ट करोगे उसमें थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि आप सबसे पहला काम जो है आप 15 मिनट के टाइम पीरियड में सबसे पहले ये डिसाइड कर लोगे कि आपको अल्टरनेट जो क्वेश्चंस हैं उसमें कौन सा सेलेक्ट करना है, जहां पे और वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, ये सबसे पहला काम। दूसरा काम, आप केस स्टडी चले जाएंगे क्योंकि केस स्टडी फ्री माइंड सोच पाएंगे, थोड़ा सा सोचने की कोशिश। ये मत देखिएगा कि आपको कौन सा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। आप पहले केस स्टडी को देखिए, पढ़िए, बहुत इत्मीनान होकर पढ़िए और पढ़ करके उसके बाद जाकर के आप उसको सोच लीजिए कि कैसे करना है, आइडिया एक निकाल लीजिए, है ना। तो आइडिया जब निकाल लेंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं इसमें। तो चलिए अब आते हैं बेस थ्योरम के ऊपर, ठीक है। बेस थ्योरम के ऊपर जब आएंगे तो बेस थ्योरम में हमारे पास बेस थ्योरम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाबू, है ना। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। बेस थ्योरम एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो, है ना। तो बेस थ्योरम में बहुत आसान सा चीज होता है, इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करना। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम का मतलब थोड़ा सा देख लो, फटाफट देखते हैं, बल्कि क्वेश्चन से ही मैं काम कर लेता हूं तो ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और फैक्ट्री हैज 3 मशीन, ठीक है, 3 मशीन है फैक्ट्री में, ठीक है। मशीन में 3 फैक्ट्री में 3 मशीन है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, 3 मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि प्रोड्यूसिंग 1000, 2000 और 3000 वोल्ट है। यहां से 1000 वोल्ट, यहां से 2000 वोल्ट और यहां से 3000 वोल्ट आप प्रोड्यूस करवाते हैं फैक्ट्री में, ठीक है। द मशीन एक्स प्रोड्यूसेस 1%, y produce 1.5%
and Z produce 2%. आप इस बात को समझिएगा, क्या डिफेक्टिव बोल्ट है ना, तो जब ये बोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये वाला पूरा का पूरा जो है इस मशीन एक्स के थ्रू 1000 बोल्ट को प्रोड्यूस करने वाला। अब ये प्रॉब्लम हो गया कि डिफेक्टिव यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, मतलब ये तीनों के अंदर एक डिफेक्टिव का साइकिल बन जाएगा। यहां से आपके पास 1% है, यहां से आपके पास 1.5% है, और यहां से आपके पास 2% है। क्या डिफेक्टिव, दिस इज नेम एज ए। तो बेस थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसका जो भी आप लेबलिंग करेंगे, एजम्पशन वो क्रिएट कर लेंगे। लेट E1, E2 and E3 are the 3 machines, ठीक है। ठीक है, एंड A event for what? Defective bolt, ठीक है। मतलब चेक करने वाले को यह बात पता होनी चाहिए, चेक करने वाले को यह बात पता होनी चाहिए कि हमारा ए बच्चा अगर लिया है, E1, E2, E3 लिया है, तो वो क्यों लिया है, कैसे लिया है, ठीक है। अब आप इसको समझो जरा सा। 3 मशीन्स ए इवेंट फॉर द डिफेक्टिव बोल्ट आ गया हमारे पास। अब ध्यान से समझना जरा सा, बेस थ्योरम क्या कहता है। बेस थ्योरम यही कहता है आपके पास, जैसे क्वेश्चन को कंप्लीट में पढ़ूं अगर, तो इन्होंने बोला ये सारे इंफॉर्मेशन देने के बाद कि ये इतना प्रोड्यूस करता है, ये इतना प्रोड्यूस करता है, ये इतना प्रोड्यूस करता है, इतना डिफेक्टिव, इतना डिफेक्टिव, इतना डिफेक्टिव, ये तीनों केसेस हो गई, ठीक है। अब इन्होंने जो बोला, एट द एंड ऑफ द डे अ बोल्ट इज ड्रॉन। अब एक बोल्ट, कोई भी एक तीसरा आदमी आता है, एक बोल्ट निकालता है, राइट। अब बोल्ट जब निकाला वो एट रैंडम, बिना देखे, इज फाउंड टू डिफेक्टिव, तो मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है इस सर्कल के अंदर से निकला होगा। डिफेक्टिव अगर निकाला वो आंख बंद करके, तो इन तीनों में से कहीं से भी निकला होगा, चाहे वो 1% वाले का हो, 1.5% का या 2% का। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिफेक्टिव बोल्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, राइट। मशीन ए के थ्रू डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस हुआ है। इन्होंने ये मांगा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मशीन ए, राइट। What is X? मशीन X, या मशीन X, ठीक है, मशीन X। तो अब आप समझिएगा जरा सा। सबसे पहला चीज मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, तो E1 है क्या चीज, E1 है मशीन X। तो मशीन X से बोल्ट प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपके पास टोटल बोल्ट कितने आ रहे हैं, ये बनेगा टोटल सैंपल स्पेस 6000, तो 1000 बाई 6000, बात खत्म। 3 0 काट करके 1/6 लिख के छोड़ दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पे आ जाओ, कितना, 2000 बाई 6000, दिस इज 2/6। अच्छा, मैं बार बार बोलता हूं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये काटने का मन कर रहा हो तो मत काटिए, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे तो फ्रैक्शनल जो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन उसमें टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है चीज, नहीं तो इसको 1/3 बनाएंगे तो फिर आप एलसीएम के लिए सोचेंगे। अभी क्या है कि बराबर रखेंगे तो आप खटाखट उसका एलसीएम भी सोच लेंगे, राइट। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आ जाएगा आपका, 3000/6000, मतलब 3/6, ये निकाल लिया। चलिए, ए हमने लिखा हुआ इवेंट फॉर द डिफेक्टिव बोल्ट। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर वो मशीन एक्स का है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, राइट, ये निकालना है। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 निकालना है। अगेन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 निकालना है। तो ये तीनों चीजें निकालनी है आपको। अब आप समझिए जरा सा कि व्हाट इज, यहां बहुत कंफ्यूजन होता है, ये आप इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आपको A/E1 का क्या मतलब है ना। प्रैक्टिस करके इसको परफेक्ट रखिएगा और एनसीईआरटी का बेस थ्योरम हर एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। हालांकि मैंने जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शीट भेजे हैं उसमें से भी वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो A/E1, तो A/E1 का क्या मतलब हुआ कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर वो मशीन एक्स वाला है, तो जो परसेंटेज दे रखा है बच्चे, दैट इज द 1/100, वही है आपका, ठीक है। उसी तरह से 1.5/100 है,
उसी तरह से 2/100 है। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा डाटा तैयार हो गया हमारा। अब आपको ये समझना है कि क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा है। फिर से मैं पढ़ता हूं लास्ट लाइन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि डिफेक्टिव, अगर वो निकाला है डिफेक्टिव, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, मशीन एक्स का है वो। अब ये बात को समझिएगा, यहां पे मैंने क्या लिखा है कि फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ डिफेक्टिव इफ दिस इज ऑफ मशीन एक्स, राइट। अब मुझे निकालना क्या है कि इफ दिस इज डिफेक्टिव, मतलब इफ दिस इज डिफेक्टिव गिवन हो गया। इफ दिस इज डिफेक्टिव मतलब गिवन है, ए इज गिवन, तो गिवन कहां जाएगा, नीचे। इफ दिस इज डिफेक्टिव देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मशीन एक्स। इसका मतलब वी नीड टू फाइंड P E1/A, E1/A, राइट। जैसे ये E1/A आया तो इसका मतलब क्या हो गया, E1/A का मतलब E1/A हो गया हमारे पास। अब इसका फॉर्मूला बनेगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला अगर एकदम एट अ टाइम नहीं समझ में आता तो कंडीशनल प्रॉपर्टी याद कीजिए, राइट, आपको बहुत काम आएगा। E1/A के हिसाब से कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या लिखोगे आप, तो कंडीशनल प्रॉपर्टी यू विल राइट दैट PE1 इंटरसेक्शन A एंड बाई प्रॉपर्टी ऑफ A। हा या ना? अगर पूरा फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, हालांकि याद रहना चाहिए, खटखट लिखना भी है वहां पे, ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है तो कम से कम ये तो आप कंडीशनल के हिसाब से पहला फॉर्मूला जो यहां लिखा था उससे लिख सकते हो आप। वो लिखने के बाद अब तुरंत यहां पे आप डिपेंडेंट केस लगा दीजिए। इसका क्या लिखेंगे, इसको प्रॉपर्टी ऑफ E1 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ A/E1। डिपेंडेंट में यही होगा, पहले तो आपने स्क्रू सेलेक्ट किया होगा ना, दैट्स व्हाई E1 विल कम फर्स्ट। उसके बाद डिफेक्टिव में गए होंगे तो A इज डिपेंडेंट अपॉन ये फर्स्ट मशीन और PA, तो PA का मतलब क्या होता है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, राइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ दिस को आपको कुछ नहीं सोचना है, नीचे क्या लिखना है मैं आपको सिखाता हूं। नीचे आपको लिखना है सिंपल, ये पूरा का पूरा कॉपी मारिए, राइट, इनटू प्रॉपर्टी ऑफ A/E1, राइट, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना अभी, है ना, प्लस बस इसके इवेंट को बदलते चले जाओ, PE2 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ A/E2, ओके, एंड प्लस PE3 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ A/E3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। जब ये आ गया आपके पास, अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू डालना है। मैंने पहले क्यों बोला था कि इसके डिनोमिनेटर को सेम रखना, आप देखिएगा इसका फायदा कैसे मिलेगा आपको। प्रॉपर्टी ऑफ E1/A इज इक्वल्स टू E1 कितना आपका 1/6 इंटू A/E1 कितना 1/100 अपॉन, फिर इसको कॉपी करना है ना, 1/6 इंटू 1/100 प्लस कितना है दूसरा वाला जी, 2/6 इंटू 1.5/100 लिख रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा ये कहां गया जी, 3/6 इंटू 2/100, ओके। तो अब आराम से सबसे पहला काम एलसीएम का कीजिएगा। ये देखिए एलसीएम में कितना आ जाएगा, इसका 600 आ गया और सबके एलसीएम में 600 है। आप अगले स्टेप पे बिना कुछ कैलकुलेशन किए डायरेक्ट भी अगर आप सोच सकते हैं तो 1 बाई नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस ये कितना 3 प्लस ये कितना 6 लगा दीजिए 1/10। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, अंडरस्टूड, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, है ना। अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन एक्स का नहीं है, राइट, तो 1 से जो निकाला है ना, ये 1 से बस माइनस कर दीजिए, खत्म। कई लोग ऐसे भी सोचेंगे कि सर इसका भी निकाल देते, इसका भी निकाल देते, जोड़ देते, एक ही बात है, आपका बस टाइम डबल हो जाएगा वहां पे, है ना। तो आपने ए का निकाला, E1 का निकाला, उसको 1 से माइनस कर दिया तो नॉट का निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन पेपर में कभी कभी क्या कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बेस थ्योरम और आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में बहुत ज्यादा अंतर समझ में नहीं आता लोगों को, है ना। यही क्वेश्चन अगर ये बोल दिया होता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, उन्होंने ये नहीं मांगा होता कि ये बोल्ट मशीन एक्स का है, वाई का है, जेड का है, व्हाटएवर, कुछ भी, उन्होंने सिर्फ यही बोला होता है कि ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव। अगर ये बोल दिया जाता तो आपको इसका मतलब है कि पूरा सर्कल निकालना होता और पूरा सर्कल आपका नीचे वाला है, बस ये निकाल के छोड़ देना होता, काम खत्म। ठीक है, आई थिंक बेस थ्योरम का जो
मोटी मोटी बातें हैं, यही है, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से, है ना। और एक आध क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं इसमें, ठीक है। एक मिनट, सो नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देयर आर 3 कॉइन्स बेस थ्योरम के ऊपर, 1 is 2 headed कॉइन। समझना आप लोग थोड़ा सा, यहां पे इवेंट बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि देयर आर 3 कॉइन्स, 1 is 2 headed कॉइन एंड अनदर इज बायस्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ हेड 75%, है ना, ऑफ द टाइम्स, एंड द थर्ड, 3 कॉइन है, 3 तरह के कॉइन है। समझना यहां पे क्वेश्चन को बहुत आराम से, क्योंकि देखो 4-4, 5-5 लाइनों के क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, 6 लाइनों के क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा वहां समझना पड़ेगा कि आराम से, इत्मीनान, हड़बड़ी में पढ़ोगे गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि वर्ड प्रॉब्लम केस स्टडी को आप पहले ही 15 मिनट में रीड आउट करके थोड़ा सा एक 20%, 30% समझने की कोशिश करो उसको कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो 3 तरह के कॉइन है। एक है आपका 2 हेडेड कॉइन, तो एक कॉइन के तो 2 ही साइड होते हैं, 2 हेडेड है, इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगा हेड आने का, 1, राइट। अनदर इज बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप 75% ऑफ हेड। तो मेरे पास 3 कॉइन है, तीनों कॉइन के इवेंट को मैंने ए बी सी कंसीडर कर दिया। मान लीजिए E1 E2 ले लिया। हमेशा आप पहले इवेंट को ना E1 E2 E3 से रिप्रेजेंट करा करो और एक आदत रखो, है ना। एक आदत रखोगे तो क्या होगा कि आपका फॉर्मूला करेक्ट जाके उतरेगा वहां पे, कि अरे ऐसा फॉर्मूला तो हमने कभी बदला ही नहीं था, ठीक है। तो E1 हो गया हमारे पास। हेड आने की बात हम लोग करेंगे इसमें, तो हमारा प्रॉपर्टी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 हेडेड कॉइन था, राइट। उसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ E2 की बात हम लोग करते हैं, तो 75% आ रहा है, तो 75/100, तो दैट विल बी 3/4, राइट। एंड प्रॉपर्टी ऑफ E3 अगर हमने किया और उसमें इन्होंने बोल दिया कि थर्ड इज अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड मतलब हमारे और आपके पास जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, दैट इज 1/2। हमारा E1 E2 E3 डिसाइड हो गया। अब आगे इसने बोला, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये वाला, 7वां क्वेश्चन या 6ठा क्वेश्चन शायद है, मुझे जहां तक याद नहीं आ रहा नंबर, 7th क्वेश्चन है शायद। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। अब ये तीनों को चूज किया गया एट रैंडम एंड टॉस कर दिया गया, ठीक है। तो आपने जैसे ही उसको टॉस किया, इट शोज हेड। यहां तक की बात समझ में आ गई? आपको हेड दिखा रहा है ये, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? इट इज ऑफ 2 हेडेड कॉइन। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? इट इज ऑफ 2 हेडेड कॉइन। तो ए क्या है? इवेंट फॉर ए, बिना एक्सप्लेन किए ए को आगे नहीं बढ़ोगे, ध्यान रखना। इवेंट फॉर शोइंग हेड। तो आपसे ये बोला गया कि 2 हेडेड कॉइन वाले से हेड आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हेड तो आएगा, इट इज गिवन दैट इट शोज हेड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ 2 हेडेड कॉइन? तो 2 हेडेड कॉइन कौन है? इवन है ना। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड? E1/A। उल्टा मत करना बेटा, है ना। E1/A फॉर्मूला क्रिएट करोगे फटाफट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फिर से मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, देखो, PE1 इंटू PA/E1। सेम चीज को यहां पे कॉपी करो, PE1 इंटू PA/E1 एंड प्लस PE2 इंटू PA/E2 एंड प्लस PE3 इंटू PA/E3, ठीक है। क्लियर इतना? नाउ एवरीथिंग वी गॉट, आई थिंक ना PA/E1 तो लिखा ही नहीं। वेट, हमने गलती कर दी बेटा। हमने यहां जो लिया है ये गड़बड़ है, राइट। क्योंकि उस बंदे ने आपसे पहले एट रैंडम उन तीनों में से एक कॉइन को निकाला है, उछाला है, मतलब 3 तरह के कॉइन में से एक कॉइन। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/3 और 1/3 आ जाएगी आपकी, है ना। हाँ, ठीक है। यहां पे इन्होंने बोला 3 कॉइन्स, वन ऑफ द 2 हेडेड दिस किया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने बोला एट रैंडम एक कॉइन को, आउट ऑफ द 3 वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम। तो पहला काम तो ये हुआ ना, तो इसका मतलब 1/3 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहां से A/E1 निकाल लोगे, तो दिस विल बी व्हाट नाउ, दिस इज 2 हेडेड कॉइन ना, तो दिस इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 75% वाला था, दिस इज 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 की हम लोग अगर बात करते हैं
तो दिस विल बी आई थिंक अनबायस्ड था, तो आपके पास ये 1/2. नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू इन दिस एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, आसान सा क्वेश्चन था ये. ठीक है, आपके इसमें देखिएगा एक लॉस्ट कार्ड वाला क्वेश्चन है बच्चे, उसको बहुत बहुत ध्यान से कीजिएगा. ठीक है, अगर एक कार्ड लॉस हो जाता है तब की प्रोबेबिलिटी क्या है. एनसीईआरटी का शायद 13वां या 12वां क्वेश्चन है. ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी. ठीक है, चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, है ना. नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. अ कार्ड इज फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट. एक कार्ड जो है 52 पत्तों से खो गया. ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम. अब बाकी के बचे हुए पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए. ठीक है, और दोनों के दोनों क्लब हैं. ठीक है, दोनों के दोनों क्लब है. तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि जो खोया वाला कार्ड है वो भी क्लब है. ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है. तो सारी बातें क्लब पे आके टिक गई ना. तो हम लोग एक काम करते हैं ना, इवेंट को 2 केसेस में डिवाइड कर देते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग क्लब एंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हैविंग क्लब. ठीक है ना, E2. तो हैविंग क्लब कितना होता है, 13 पत्ते होते हैं. ठीक है, तो 13 पत्तों का मतलब हो गया 13/52, राइट. और यहां पे हम लोग अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 39/52. ठीक है, ये आ गया. दिस इज 1/4 एंड दिस इज 3/4. ठीक है, क्लियर है चीज. ओके, तो अब कहानी क्या है इसमें. चलिए, हमने क्लब को तो डिवाइड कर दिया क्लब और नॉन क्लब में. 1/4 3/4 निकल के आ गया. अब कहानी क्या है, एक कार्ड आपका खो गया है और इवेंट क्या होगा फिर. ए क्या बनेगा आपका, इवेंट फॉर both the card should be club. both the card should be club, right. both the card should be club. अब इस बात को थोड़ा समझिए. both the card should be club का क्या मतलब होगा. अगर मैं यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ both the card should be club, अगर मेरा A/E1 है ना, अगर वो क्लब का कार्ड होगा तो, है ना. एक कार्ड मेरा खो गया है, इसकी प्रॉपर्टी निकालने की वो कार्ड क्लब है. अगर क्लब खोया है तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां से बात करता हूं इसकी प्रॉपर्टी की कि दोनों कार्ड जो निकाले गए दोनों क्लब है. जब मेरा क्लब खो गया है एक, तो हमारे पास पत्ते कितने बच गए, 12 में से 2 कार्ड निकाले गए होंगे, राइट. अपॉन कितने टोटल कार्ड है आपके पास, 51C2. क्लियर है, ये बात समझ में आ गई. आपके पास जो कहानी ये है कि आपका एक कार्ड खोया है और प्रॉपर्टी उसी की निकालनी की, क्लब कार्ड खोया उसकी प्रॉपर्टी बताओ. तो क्लब खोया हुआ है, हमने कंडीशन ले लिया यहां पे. और अब जो है मैंने, अगर कार्ड मेरा क्लब खोया है पहले इवेंट के हिसाब से और 2 कार्ड मैंने निकाले हैं, इसका मतलब 12 में से 2 का सिलेक्शन किया होगा क्योंकि मेरा क्लब तो खो गया है. और टोटल में से 51C2 हो गया हमारा. उसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ A/E2 अगर करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कार्ड निकाले गए हैं. 2 कार्ड अगर निकाले गए हैं और हमारे पास E2 है, E2 का केस है, जब आपका E2 के केस से कार्ड आया है तो दैट विल बी अगेन आपके पास कितने कार्ड बचे हुए हैं. ठीक है, 39 के 39, राइट. कोई कार्ड मेरा यहां से खोया नहीं है, तो 39C2 एंड बाई 51C2. टोटल में तो खोया ही वही हमारा. ठीक है, तो आपके पास यहां कोई कार्ड नहीं खोया है. इस हिसाब से हमने यहां पे काम, क्योंकि क्लब का खोया हुआ है ना, तो आपको यह डिसाइड करके रखना है कि क्लब के हिसाब से आपके पास 12C2 बाई 51C2 हो गया. लेकिन जब आपने इस केस की बात करी तो 2 कार्ड निकाले गए हैं. जब आप कार्ड को कहां से निकाल रहे हो, नॉन क्लब से. नॉन क्लब का कार्ड तो खोया नहीं था आपका, तो दैट इज 39 कार्ड है. तो 39C2 बाई 51C2 लग गया यहां पे, राइट. तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रॉपर्टी ऑफ E1/A, है ना. इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास 2 कार्ड निकाले गए अगर हैं, तो वो कार्ड जो है इसमें इसका है, खोया हुआ कार्ड जो है आपका E1 का है, राइट. तो यहां से हम लोग अगर फिर फॉर्मूला क्रिएट करेंगे
तो मैं अब इस बार डायरेक्टली पुटअप कर रहा हूं, तो दिस विल बी 1/4 PE1 इंटू, अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा देख लो। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है आपका एनसीआर का n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, राइट। तो अकॉर्डिंगली आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल एंड बाई 51 फैक्टोरियल एंड बाई 2 फैक्टोरियल एंड आपका कितना हो जाएगा ये 49 फैक्टोरियल, राइट। तो ये और ये कट गया यहां से। अब इसको मैं सॉल्व अगर करूं तो ये बच्चे आ जाएगा 12 इंटू 11, 10 फैक्टोरियल कटेगा इसका। उसी तरह से यहां आ जाएगा अपॉन में 51 इंटू 50। अब इसको आप काट लो या जोड़ लो, जैसे रखना है रखो इसको, है ना। 2 से 6 टाइम में, 2 से 25 टाइम में हो गया ये। तो हाँ 3 से 2 बार में, 3 से 17 बार में हो गया, राइट। तो ये हमारे पास 22 अपॉन 25 गुना 17, 1700, 850 और 425। देखना जरा मैंने सही लिखा क्या, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगला उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके सॉल्व करने में भी मैं देख पा रहा हूं कि 39 बाई 51 इंटू 38 बाई 50 आएगा, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद इसको काट दीजिए, 3 से 13 बार में, 3 से 17 बार में, 2 से 19 बार में, 2 से 25 बार में। अगेन यहां पे आ जाएगा नीचे आपका 425 और 19 गुना 13 करेंगे 190 और 57 247 47, ठीक है। तो 247 बाई 425, क्लियर है। ये हमारे पास आ गया। बस इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला डाल देना है, डाल करके सॉल्व कर दीजिए इसको, तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो A/E1 हमारे पास 12C2 और ये निकला। यहां पे ये हमने क्यों लिया था, क्योंकि हमने एक कार्ड जो है क्लब का निकाला है। अब दोनों कार्ड जो है, देखो यहां पे हम लोगों ने एक गड़बड़ किया है कि दोनों कार्ड जो निकाले गए क्लब के हैं, राइट। तो क्लब के कार्ड अगर निकालने और क्लब का कार्ड खोया हुआ है तो हमारे पास जो है ये कहा गया, ये A/E2 कितना हो जाएगा अगर नॉन क्लब से खोया हुआ है तो दिस इज 13C2, दिस इज 13C2। मतलब कार्ड एक बार या तो क्लब से खोया या तो नॉन क्लब से खोया, हमने ये कंडीशन बना दिया इसका, राइट। तो हमारे पास E1 E2 उसी हिसाब से डिवाइड हुआ। तो हमने यहां पे जब क्लब खोया हुआ था तो 12C2 हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि क्लब गया हुआ है यहां पे। लेकिन ये कार्ड जो है हमारे पास नॉन क्लब के कैटेगरी का है, और यहां से जब क्लब निकालने की, जब नॉन क्लब का कार्ड खोया हुआ होगा तो और क्लब का कार्ड निकालोगे तो 13C2 लेना होगा ना। तो 13C2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको हम लोग 13C2 को सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 13 बाई 51 इंटू 12 बाई 50। तो ये आपके पास आ जाएगा 13 बाई 51 इंटू दिस इज 4 से कटेगा नहीं, 2 से 2 6 एंड 2 25, तो 13 बाई 51 एंड 6 बाई 25, यही होगा ना, ठीक है। अब इसको काट दीजिए 17 बार में, इसको काट दीजिए 2 बार में, तो ये दिस इज 26 बाई आपका 425 आ जाएगा। 13 दूना 26 और 425। तो यहां पे अब आपके पास जो है ये केस, इसको हम लोग यहां क्या करेंगे, दिस इज 26 बाई 425। अब 26 बाई 425 जब करोगे तो दिस विल बी 78, राइट, दिस विल बी 78। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया आपका 100 कार्ड हो गया एंड 22/100 आ गया। इसको काटेंगे आप तो 11 एंड 50 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 11/50, क्लियर है। तो ये केस जो था, ये सबसे पहला ये डिवीजन को समझना पड़ेगा आपको कि कार्ड खोया है आपका क्लब से, कार्ड खोया है आपका नॉन क्लब से, राइट। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस, नॉन क्लब को सेपरेटली एंड क्लब को सेपरेटली। कार्ड खोया है ये क्लब से, E1 फिर से मैं बोल रहा हूं, E1 जो है खोया है क्लब से एंड दिस इज फ्रॉम नॉन क्लब। लेकिन जब A/E1 निकालते हैं तो 2 कार्ड निकाले गए हैं क्लब के, समझना इस बात को, 2 कार्ड निकाले गए हैं क्लब के। कब? जब आपका कार्ड खोया है क्लब का,
तो जब कार्ड खोया है क्लब का तो 12 कार्ड हो गए, तो 12C2/51C2 हो गया ये, ठीक है। अब यहां पे समझना कि यहां पे आपके पास अगेन 2 कार्ड निकाले गए हैं क्लब के ही, राइट, लेकिन जब आपका एक कार्ड खोया है नॉन क्लब से, राइट, नॉन क्लब से खोया है, तो मेरे पास क्लब वाला कार्ड 13 का 13 पड़ा हुआ है, तो 13 में से 2 लिया, 51C2। नाउ सॉल्व करके 11/50 इसका आंसर आएगा। क्लियर?